इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें देखेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एटम पर इंसिडेंट होती है और स्कैटरिंग होने के बाद उसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। उसमें कितना चेंज होगा इसके लिए एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि जो चेंज है वो उस एटम की प्रॉपर्टीज़ के इंडिपेंडेंट है और सिर्फ डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग कितने एंगल पर ऑब्जर्व किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पटन इफ़ेक्ट। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। कोई एटम है जो लो एटॉमिक नंबर का है और यहाँ एक इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक्चुअली हम एक्सरे ले रहे हैं यहाँ पर और ये स्कैटर्ड रे है और ये इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल कर जा रहा है। तो यहाँ होता क्या है कि जो एक्सरे है यहाँ एक वेव की तरह ना होकर ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और जो फोटोन है इस फोटोन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो कोलिजन होने के बाद ये जो फोटोन है ये इस तरफ स्कैटर्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिकॉइल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इंसिडेंट एक्सरे है, ये स्कैटर्ड है। इसमें जो एंगल बना रही है थीटा है और ये एंगल है फाई। तो यहाँ ये जो फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का इलास्टिक कोलिजन है। जैसे मैकेनिक्स में इलास्टिक कोलिजन को पढ़ा था तो यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व रहेंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद। तो हम कह सकते हैं बिफोर कोलिजन लिख लेते हैं यहाँ पर, और आफ्टर कोलिजन। अगर मैं कहूँ फोटोन के लिए तो कोलिजन से पहले फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो कोलिजन के बाद फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हुई होगी तो उसे मैं न्यू डैश मान लेता हूँ। वेवलेंथ लैम्डा है तो कोलिजन के बाद वेवलेंथ चेंज हुई होगी तो वेवलेंथ लैम्डा डैश है। एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी होती है प्लैंक्स लॉ के हिसाब से कितनी, एच न्यू। तो बाद में जो एनर्जी होगी ये हो जाएगी एच न्यू डैश। इसी तरीके से मोमेंटम अगर कहूँ ये होता है ई अपॉन सी या ये हो जाएगी एच न्यू ओवर सी। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश ओवर सी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी थी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट में था, कोलिजन के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड v हो गई है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रेस्ट में था तो उसमें जो मास था वो रेस्ट मास था m0। तो जब इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ तो उसकी स्पीड v थी और अगर ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो उसका जो मास है वो m हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास। जो एनर्जी है वो मास एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से इसे कहेंगे आप m0c² और यहाँ एनर्जी m/c²। मोमेंटम, यहाँ चूँकि स्पीड 0 है तो मोमेंटम कह देंगे 0 और यहाँ स्पीड चूँकि v है तो मोमेंटम कहेंगे mv।
अब देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट एक्सरे है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और यहाँ जो स्कैटर्ड है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश। तो यहाँ इसकी एनर्जी थी एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा, और यहाँ इसकी एनर्जी है एच न्यू डैश या एच सी ओवर लैम्डा डैश। यहाँ जितनी एनर्जी से इसे टकराता है ये एनर्जी दो काम करती है, एक तो एनर्जी इसमें बढ़ जाएगी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बाकी एनर्जी इसके पास होगी। इसका मतलब कह सकते हैं स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो उसकी न्यू घट जाएगी, या कह सकते हैं कि न्यू डैश की वैल्यू न्यू से कम होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा से इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस लगाते हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? एनर्जी कंजर्व होगी और मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम के कंपोनेंट्स कंजर्व होंगे। तो पहले लिखते हैं रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है। m और m0 में जो रिलेशन है उसे लिखते हैं। तो m कितना होता है? m होता है आपका m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसे। एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब फोटोन की प्लस इलेक्ट्रॉन की बिफोर कोलिजन इक्वल टू फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू, और फोटोन की बाद में एनर्जी कितनी है? एच न्यू डैश। इलेक्ट्रॉन की पहले एनर्जी कितनी है? ये है m0 सी स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन की बाद में एनर्जी कितनी है? ये है m इंटू सी स्क्वायर। इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं। मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है देखिए ये यहाँ इस एक्सिस से 5 डिग्री बना रहा है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है थीटा डिग्री है एंगल पर है। इसका मतलब हमें दो कंपोनेंट लेने होंगे। अगर हम कहें कि यहाँ इसे एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ मोमेंटम का एक्स एक्सिस भी कंजर्व करना होगा और मोमेंटम का वाई एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व करना होगा। तो यहाँ अगर देखें अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम है, तो बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में दो चीज़ हैं, फोटोन का मोमेंटम कितना है? एच न्यू ओवर सी। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है? क्योंकि ये जीरो स्पीड है तो इसका मोमेंटम है जीरो। यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एच न्यू डैश ओवर सी, और ये एंगल बना रहा था थीटा, तो इसमें हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस इलेक्ट्रॉन का एंगल था फाई, इसका मोमेंटम था एम वी, ये हुआ कॉस फाई। अगर हम कहें अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा फोटोन की कोलिजन से पहले स्पीड थी अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले रेस्ट में था इसका मतलब इसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा। इक्वल टू होगा कितना? एच न्यू डैश ओवर सी, ये पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में होगा, बट एंगल चूंकि थीटा था तो ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा। ये माइनस वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा तो ये हो जाएगा एम वी साइन फाइव। तो यहाँ इन इक्वेशन को क्या लिख देते हैं? 3 कह सकते हैं आप। इनको दोबारा लिख देते हैं, सी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और ये सिर्फ एम वी सी, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम वी सी कॉस फाइव। तो यहाँ से लिख देते हैं एम वी सी कॉस फाइव इक्वल टू कितना आया? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। ये एच न्यू यहाँ है और एच न्यू डैश कॉस थीटा इधर चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम वी सी साइन फाइव, और ये हो जाएगा एच न्यू डैश साइन थीटा। तो ये हुआ एम वी सी साइन फाइव इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। अब देखिए यहाँ ये क्वांटिटी एम वी सी, यहाँ भी क्वांटिटी एम वी सी, ये कॉस फाई है, ये साइन फाई है, तो इसमें एक फाई को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। जो राइट साइड थी वो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है इसे कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करके खोलेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस एच न्यू डैश, इसका मतलब एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसमें एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये भी एक ही क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये हो जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी, इसे 4 कह सकते हैं। दूसरी एक इक्वेशन है एनर्जी कंजर्वेशन की जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं क्या कि जो एम सी का स्क्वायर है, इस इक्वेशन से एम सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। इसका फिर से स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी 4 इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर। 5 इक्वेशन कह देते हैं। एक इक्वेशन थी 1, जो 1 इक्वेशन थी हमारे पास ये थी, उस 1 इक्वेशन से लिखते हैं क्या था, m इक्वल टू एम जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या कह सकते हैं इसे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाता है एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसे सी स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी 4। अब देखिए एम जीरो स्क्वायर सी 4 यहाँ पर है आपके पास एम स्क्वायर सी 4, इसका मतलब ये जो एम स्क्वायर सी 4 है और ये है एक एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है, अगर इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है। इसका मतलब इसमें से हम 5 में से 4 करेंगे। इक्वेशन 5 ये रही, तो इसमें कॉमन लेंगे माइनस करने के लिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड हो गई। दूसरी बात, यहाँ जो है ये एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में ये है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कह देंगे एच स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना तो पहले इसके कॉमन वाले टर्म रख देते हैं, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश। इसके बाद ये वाले टर्म साइन चेंज होने के बाद लिखे जाएंगे, इसका मतलब ये टर्म बन जाते हैं कितने, माइनस न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 न्यू डैश कॉस थीटा पूरा बन जाता है, प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 ये हो जाएगा, प्लस ये होगा प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी 4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो एम जीरो स्क्वायर सी 4 है
ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बचते हैं। इसमें भी अंदर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये बचा ट्वाइस न्यू न्यू डैश। तो इनमें से एक में माइनस कॉमन लेंगे इसमें और टर्म को इधर उधर कर देंगे। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश m0c स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। 2 कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल होगा, h की एक पावर ये कैंसिल हुई 2 से। यहाँ न्यू न्यू डैश इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाता है न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। इसके अलावा एक c यहीं रखा रहने देंगे और एक m0c को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसे 2 टर्म में अलग अलग कर लेंगे तो न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश हुआ 1 अपॉन न्यू डैश, c बाहर है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ये c अपॉन न्यू डैश क्या है, ये लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो हमारे पास ये डेरिवेशन आया है इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ क्या है। लैम्डा एक्चुअली क्या है, जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी वेवलेंथ है। लैम्डा डैश क्या है, ये जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ है। h एक्चुअली क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी ऑफ कह सकते हैं यहाँ पर, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ ये एक्सरे है। चलिए m0 क्या है, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी यहाँ लिखी है h अपॉन m0c, ये किसी चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके अलावा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो डिफरेंस होगा वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इस फंक्शन है किस चीज़ का, थीटा का। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसी मटेरियल या इंसिडेंट की वेवलेंथ किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या कि स्कैटरिंग कितने एंगल पर हुआ है, इस चीज़ पर ये सिर्फ डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल। दूसरी बात देखिए, H पॉजिटिव है, m0 भी पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो मैंने सर्किल बनाया हुआ है इसके अंदर सारी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है तो 1 में से कितनी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे डिपेंड करेगा इस ब्रैकेट के अंदर ही क्वांटिटी का नंबर क्या है। अगर 1 में से जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने वाली है 1 से लेस है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 1 से ज़्यादा है तो हमेशा नेगेटिव आएगा और 1 है तो 0 आएगा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है 1 और मिनिमम -1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तब तो ये 0 आएगा और उसके अलावा किसी भी वैल्यू पर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। ये कह सकते हैं जो ब्रैकेट है इसके अंदर की क्वांटिटी 0 या पॉजिटिव होगी, या कह सकते हैं पूरे का पूरा जो ये राइट हैंड साइड है ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो या तो इंसिडेंट वेवलेंथ के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। कभी भी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से कम नहीं होगी, या कह सकते हैं किसी भी तरीके से ये डिक्रीज नहीं होगी। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है अभी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा, इसे दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पर। इसका मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू देखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 होने पे कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 होने पर कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 होने पर कितना होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब कॉस 0 इक्वल टू 1, 90 होने पर कॉस 90 इक्वल टू 0 और ये कॉस 180 इक्वल टू -1। इसका मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी, 1 माइनस 0 इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी, 1 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन एम जीरो सी। तो मिनिमम शिफ्ट है आपका 0 और मैक्सिमम शिफ्ट है कितना, ट्वाइस एच अपॉन एम जीरो सी। अब एच भी कांस्टेंट है यूनिवर्सल, एम जीरो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो क्यों ना इसकी वैल्यू निकाल लें, एच अपॉन एम जीरो सी, और इसका नाम दे दिया क्या, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और देखिए, जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस थीटा। अब इतनी जो क्वांटिटी है कॉस थीटा एक्चुअली डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 माइनस कोस थीटा है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इधर जो लैम्डा डैश है ये मीटर है, और इधर जो लैम्डा डैश है ये भी लेंथ है, तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली क्या है, लेंथ है। तो यहाँ चूँकि वेवलेंथ में से वेवलेंथ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका नाम दे दिया कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू जा जाएगी इक्वल टू आ जाएगी 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर। मीटर का मतलब 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ कह देते हैं। और मैं कहूँ मैक्सिमम शिफ्ट इक्वल टू 0.0243 इंटू 2 इक्वल टू 0.0486 एंगस्ट्रॉम का शिफ्ट होगा। ये किसी भी केस में मैक्सिमम शिफ्ट है जब स्कैटरिंग कितने एंगल पर है, 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से जो इंसिडेंट फोटोन गया था ये यहीं वापस आ गया, तो जो एंगल है वो 180 डिग्री का बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन करेगा, और इलास्टिक कोलिजन करने की वजह से उसकी एनर्जी में लॉस होगा, और वो एनर्जी का लॉस वहाँ उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज कर देगा या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देगा। तो कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी या कितना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी या कितनी वेवलेंथ में इंक्रीज होगी, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ उसके स्कैटरिंग एंगल पर, इसके अलावा किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से हम कॉम्पटन वेवलेंथ जो एच अपॉन एम जीरो सी है उसकी वैल्यू देख सकते हैं, और यहाँ उसकी वैल्यू का डबल ही उसमें मैक्सिमम शिफ्ट होगा, इससे ज़्यादा भी कहीं शिफ्ट नहीं होगा। थैंक यू।